हेलो, क्या हाल है। तो इसके पहले हम लोग लीड विभाजन प्रमेयिका पढ़ लिए थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बना लिए थे। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 बनाने के लिए हम लोग पहले कुछ पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो प्रमेय 1.2 में है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें दिया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी एक ही होगा। तो इसको समझते हैं। ये 60 मान लेके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो 60 है वो भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में 2, 3, 5 गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर दिए। तथा ये जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसके ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इसमें ये जो आने वाला क्रम है, और मान लीजिए 3 को इधर लिख दिए, 5 को इधर लिख दिए, 2 को इधर, ये जो क्रम आपस में इंटरचेंज होता है फिर भी इसका मान कितना 60 ही आएगा गुना करने पर। तो आने वाले क्रम के बिना बोल रहा है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी ये जो होगा एक ही होगा इसका गुणनखंड, कहने का मतलब है। आगे एक और फॉर्मूला छोटा सा देख लेते हैं। अगर दिया रहेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये पूर्णांक है ए और बी, यहाँ पूर्णांक छूट गया है। कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो उसके लिए उसका एचसीएफ दोनों का निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, गुना करेंगे तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर उनके लघुत्तम का गुणनफल उनके महत्तम का गुणनफल। नेक्स्ट अब प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाया जाए। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, 140 का ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से जाएगा 70 बार में, 2 से 35, 5 35, और 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 को 2 है तो 2 का 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 इंटू 7। इसी प्रकार 156 का 2 से जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, फिर इसको 2 इंटू 2 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 फिर 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3825 का फिर इसे ही निकालेंगे, 3 से भाग देंगे 1275, फिर 3 से भाग देंगे 425, 5 से भाग देंगे 885, 5 से भाग देंगे 17, फिर इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिए। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 7 से 7 दूनी 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 त्रिके 21 बचेगा। फिर 11 से जाएगा, ये 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। यानी सब में देखिएगा ये अभाज्य संख्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा 143 अभाज्य संख्या, सॉरी 13 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आ गया यानी इसका गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको गुणनखंड कर दिए। ऐसे ही ये 17 से जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा, 17 चौका 68, 6 2 बचेगा, 17 3 51, और फिर 7 7 119 बचेगा, 17 7 19, फिर ये 19 से जाएगा 23 मृत में, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आता है कि नहीं। तो हम लोग दो संख्या क्या क्या दिया है, 26 और 91। तो 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का फैक्टर का 2 × 13, 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 × 13। यहाँ हल लिख देंगे और 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों न्यूनतम घातों में इसका जो गुणनफल होगा 13, यानी सिंपल भाषा में जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। और दोनों में कॉमन को एक बार लिखेंगे, अब बाकी जो बचा उसको लिख देंगे तो उसको एलसीएम हो जाएगा। जैसे दोनों में कॉमन को एक बार लिख दिए 2 × 7, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल, उभयनिष्ठ यानी कॉमन दोनों में हो। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों में गुणनफल, तो 13 × 13 है, तो न्यूनतम घात इसका क्या हो जाएगा 13 का पावर 1। सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों में, तो इसका गुणनफल का 2 × 7 × 13 यानी 182। अब आते हैं, अब एचसीएफ निकाल लिए 13, एलसीएम निकाल लिए 182। अब इसको जांच करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 × 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आ रहा है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, 26 × 91 तो आ रहा है 2366। अब एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल रहे हैं 13 × 182 तो 2336, यानी दोनों बराबर आ रहा है, 1 = 2 आ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 26 × 91 बराबर एचसीएफ और 26 × 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26 × 91। अतः क्या लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 92 और 510 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, इसका जांच भी करना है। तो 92 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 23। 510 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 और 510 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में न्यूनतम घातों में क्या, 2 की पावर 1, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 2, तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। 92 और 510 के सभी अभाज्य गुणनखंड अधिकतम घातों में, तो 2 के पावर 2, 3, 5, 17, 23 गुना करने 23,460 आएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 23,460। अब जांच करते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे 92 × 510 46,920 हो जाएगा। और एचसीएफ × एलसीएम करेंगे 2 × 23,460 बराबर 46,920 आएगा। यानी समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम प्रूव्ड हो गया, जांच भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 54 और 336 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 336 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 54 और 336 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम मान, यानी सिंपल अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। तो 2 एक बार आ रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, एक बार 3 एक बार कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी 2 × 3 6 हो जाएगा। उसके बाद जो कॉमन के अलावा जो बच जाएगा वो सब एलसीएम में आ जाएगा। जैसे ये देखिए 2 एक बार लिख दिए,
यहाँ 3 एक बार आ गया है, यानी यहाँ से देखते हैं 2 इंटू 3 के पावर 3, 2 इंटू 4 के पावर 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 के पावर 4 लिख देंगे, 3 के पावर 3, यानी मैक्सिमम पावर देख लेंगे दोनों में कौन किसका ज़्यादा है कॉमन वाला में। तो 2 के पावर 4 है इसमें, ये तो 2 लिख, 3 के पावर 3 है इंटू 7, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 6 और LCM बराबर 3224। अब दोनों संख्या को गुणनफल निकालेंगे, 54 इंटू 336 बराबर 18144 आएगा। फिर HCF गुना LCM करेंगे, 6 गुना 3224, 18 गुना 144, 18144 आएगा। फिर समीकरण 1 और 2 से दोनों संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल के बराबर आ रहा है, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहे हैं। अब 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, 15 का 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7। तो HCF क्या निकालें, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन हो फैक्टर, यानी गुणनखंड, ठीक है। सबसे बड़ा कौन फैक्टर है 3, तीनों में कॉमन है, यानी HCF का आ जाएगा 3। तो HCF, अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो 3 लिख देंगे, उसके बाद बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे, यानी 2 इंटू 2 बचा, 2 इंटू 2 लिख दिए, यहाँ 5 बचा इंटू 5 लिख दिए, यहाँ 7 बचा, यहाँ 7 लिख दिए, गुना कर दिए 420। यहाँ 17 को क्या लिख सकते, 17 गुना 1, 23 को क्या लिख सकते, 23 गुना 1, 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। तो इसलिए तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए HCF 1 हो जाएगा। LCM क्या करेगा, 1 आया है तो एक बार लिखेंगे, यानी तीनों में जो कॉमन होगा HCF निकालते समय उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ तीनों में 3 कॉमन था तो उसको एक बार लिखे थे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ तीनों में कॉमन 1 है तो 1 लिख देंगे, कहीं भी 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए LCM बराबर 17 गुना 23 गुने 29, या 1 लिख सकते हैं, गुना 1 लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ता है, उतना ही आएगा। अब 8 9 25 का निकालना है, तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों में तीनों में समान हो, तो 1 आ रहा है, तो इसलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा। आपका LCM जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे LCM वाला में, तो यहाँ 1 से गुना कर दिए, और उसके बाद बाकी जो बच रहा है लिख देंगे। 2 को बार आ रहा है, 1 2 3 बार 2 आ रहा है, तीनों में 1 1 आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो उसको एक बार लिख दिए। अब बाकी जो आ रहा है उसको लिख देंगे, 1 2 3 बार 2 आ रहा है, 1 2 को 3 आ रहा है, 5 गुना 5 2 बार आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो 1800, इसलिए इसका LCM 1800। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 और 657 का निकालना है। HCF दिया है, LCM निकालना है, दोनों संख्या भी दे दिया है 306 और 657, दो संख्या है 306 और 57 दिया है। सूत्र से क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किससे होगा, HCF ऑफ 306 657 इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, 306 इंटू 657 बराबर होगा HCF ऑफ 306 और 57 कितना दिया है 9 इंटू LCM ऑफ 306 657, ये निकालना है, तो इसको इधर ला देंगे। CM ऑफ 306
और 657 बराबर इधर क्या आ जाएगा 306 और 657 बट्टा ये 9 गुना में उतर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 9 से काट लेते हैं इसको। 9 को 18 29 37 36 37 54 63 9 7 63। इधर 9 गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा और दोनों को इधर उधर कर दिए हैं, यानी एलसीएम वाला इधर ला दिए हैं, इसको इधर ला दिए हैं, ये भाग में चला जाएगा। तो 9 से भाग देंगे, 9 से 63 और 9 3 27, यानी 306 गुने 73, यानी 306 गुने 73 का हो जाएगा 22,338। 22,338, इसलिए LCM ऑफ 306 657 बराबर 22,338 आंसर। अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब है 6 के पावर n की जगह कुछ भी नहीं, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या रखेंगे 1 2 3 4, ये सब कुछ रखने पर n की जगह क्या 0 पर कभी समाप्त हो सकता है, उसी को देखना है। तो किसी भी संख्या में 0 कब आएगा, जब उसमें 2 और 5 होगा, 4 और 5 होगा उसके गुणनखंड में। जैसे 10 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 5 × 2, यानी 5 और 2 होना चाहिए। अगर 20 का गुणनखंड करते हैं 2 × 5 × 2, यानी 5 और 2 जरूरी है 0 आने के लिए। अब इसी प्रकार 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 2 आ रहा है। अब एक और कितनों पावर बैठा है, n बैठा है, तो क्या इसमें कभी 0 आएगा, 2 और 5 नहीं है तो नहीं आएगा। अब इसी को प्रूफ करते हैं। यदि 6 के पावर n माना कि एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 हो तो 6 के पावर n 5 से विभाजित होगा। अगर मान लें कि किसी इकाई का अंक 0, जैसे 10 का इकाई का अंक 0, यानी मान लें कि 5 से विभाज्य होगा। अब मान लें कि 6 के पावर n की जगह कुछ रखने पर कोई ऐसा संख्या आ रहा है कि 5 इकाई अंक में 0 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगा। तो 6 के पावर n का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 2 × 3 पावर n। तो 6 के पावर n के जो आवाज गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य आवाज गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये प्रूफ करना था। 0 कब आ सकता है किसी फैक्टराइजेशन में, जिसे 40 का फैक्टराइजेशन क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी 5 और 2 कंपलसरी है किसी फैक्टराइजेशन में 0 लाने के लिए। तो यहाँ पे इस 6 का फैक्टराइजेशन में क्या है 2 और 3 है, 5 है भी नहीं, है ही नहीं। तो इसका जो पावर है कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या क्यों है इसको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड होता है।
या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो पहले 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कैलकुलेट करेंगे, 1014 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर ये भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ गया तो ये भाज्य है। तो 2 से 5 0 14, 3 से 1 6 मर्द में 18 और 3 9 27, 13 13 169। तो ये अभाज्य संख्या यानी 114 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप पे लिख देंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, इतना एक भाज्य संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार 7 गुने इसको कैलकुलेट करेंगे 5045 आएगा। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे 5 गुने 45, ये 5 गुने 1009, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ भी लिखे थे। अब इसलिए क्या हो जाएगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से इतना एक भाज्य संख्या है। क्यों काहे भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया है एक रवि है। किसी मैदान का चक्कर सोनिया जी 18 मिनट में लगाती हैं, रवि भैया 12 मिनट में लगाते हैं। तो बताना है कि दोनों अगर एक ही समय में एक ही स्थान, मान लीजिए कि ये आपका मैदान हो गया, यहाँ मान लीजिए कि ये कोई स्थान हो गया, तो एक ही समय में एक ही स्थान पर निकलेंगे तो पहला बेर आके कब मिलेंगे दोनों। तो देखिए थोड़ा समझते हैं। रवि जी तो मान लीजिए एक चक्कर लगाते पूरा 12 मिनट में इधर मार दिए, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो इस जो सोनिया का है 12 मिनट, मान लीजिए रवि जी एक चक्कर काट के 12 मिनट में यहाँ चले, तो सोनिया जी 12 मिनट में इधर कहीं होंगी पीछे। ठीक है, तो एक राउंड में। अब देखिए दूसरा राउंड में रवि जी आ रहे हैं, यानी तो इनका 2 राउंड हो गया, यानी 24 हो गया। ठीक है, सोनिया जी फिर आएंगी तो 18 दूनी 36 यहाँ आएगा। फिर ये 18 दूनी 36 यहाँ आएंगे, फिर रवि जी एक राउंड मार देंगे, यानी बढ़ते ही 36, यानी 36 मिनट पे मिलेंगे। तो वैसे समझिए चाहे ऐसे समझिए कि सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे उस स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय जो 12 मिनट और 18 मिनट का एक ही गुणज हो, यानी न्यूनतम हो। ठीक है, तो वही होगा जो फिर मिलेंगे टाइम। तो 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12 का फैक्टराइजेशन किया, 18 का फैक्टराइजेशन किए, तो जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। 2 कॉमन है एक बार लिख दिए, 3 कॉमन है एक बार लिख दिए, जो बचा क्या है, एगो 2 बचा एगो 3 बचा, 2 3 लिख दिए। तो 2 के पावर 2 यानी 3 के पावर 2, 4 गुने 9 36, यानी 36वां मिनट में जाके दोनों मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि रवि जी तीसरा राउंड मार देंगे तब सोनिया जी 2 राउंड मारेंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।